तो प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा ग्यारहवीं विषय कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व एग्रीकल्चर विषय का हम रिवीजन टेस्ट पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का ये देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, या आपके सामने ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव मैं इसको आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं प्रश्न 5 वैसे, ठीक है। देख लीजिए, हम प्रश्न 5 से लेकर 18 तक पूरा सोल्व करेंगे इसी वीडियो में। पार्ट वाइज वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। आपको इसी वीडियो में प्रश्न 5 से 18 तक पूरा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पेपर को सोल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव हम बाद में कर लेंगे। पहले हम देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, कैलोरी की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो उत्तर हेडिंग डालना है कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है। यह मापन की मीट्रिक पद्धति का अंग है और इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने इतने सन में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया, ठीक है। इस शब्द को अंग्रेजी एवं फ्रेंच शब्दकोशों में सम्मिलित किया गया, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए फटाफट से, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, जंतु वर्गीकरण के 2 लाभ लिखिए। तो उत्तर आपको हेडिंग डालना है जंतु वर्गीकरण के लाभ। पहला पॉइंट, यह विभिन्न प्रकार के जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है, ठीक है। हम 2 से अधिक भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 से कम आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे पर्याप्त, ठीक है। दूसरा, यह सभी जीवों की एकदम स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। तीसरा, यह जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध के बारे में बतलाता है। चौथा, यह जीव विज्ञान के अन्य शाखाओं को आधार प्रदान करता है। प्रश्न 7 का अथवा इंटरनेट के 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। आपको इंटरनेट के उपयोग के बारे में बताना है, तो हम देखते हैं, उत्तर डालेंगे आप। पहला उपयोग देखेंगे, शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग शिक्षा विभाग में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। विद्यार्थी जीवन अब पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा आसान हो गया है, देख रहे हैं ना, ठीक है। शिक्षा में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जैसे कि मैं आपको अभी पेपर सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इस साल कोरोना वायरस के कारण मैं आपको, ठीक है, ऑनलाइन पेपर सोल्व करा रहा हूँ। पहले आप खुद करते थे, कितनी मेहनत करते थे। तो शिक्षा की बदौलत, इंटरनेट की बदौलत शिक्षा क्या हो गई है, बहुत आसान हो गई है। आप घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हो। दूसरा, पर्यटन में इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट की मदद से कहीं भी आना जाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। वो दिन अब पुराने हो चुके हैं जब लोगों से रास्ता पूछना पड़ता था। इंटरनेट के कारण अब कहीं भी जाकर किसी से रास्ता या पता पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही बात है। आजकल लोग गूगल मैप्स की सहायता से कहीं भी आ जा सक रहे हैं, ठीक है, कहीं का भी रास्ता दे सक रहे हैं। उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई ये कौन सा गांव है, याल गांव कहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यदि और भी इसके उपयोग पता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मम्मी, प्रश्न 8 का अथवा में क्वेश्चन है, घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। उत्तर आपको डालना है। भौतिकी में किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे पी या डी से निरूपित करते हैं, ठीक है। फिर आपको इसका सूत्र लिख देना है। सूत्र है अर्थात पी बराबर से एम बटे वी। अतः घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। यह इंगित करता है कि कोई पदार्थ कितनी अच्छी तरह से सजाया हुआ है। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है, ठीक है। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट घनत्व उसके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने से प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए बर्फ का आपेक्षिक घनत्व 0.91 है, जिसका अर्थ है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का 0.91 गुना है। आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य में विशिष्ट घनत्व की अपेक्षा आपेक्षिक घनत्व का अधिक प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। विशिष्ट घनत्व शब्द को मॉडिफाई कर दिया गया है आपेक्षिक घनत्व से। आपेक्षिक घनत्व का सूत्र देख लीजिए। आपेक्षिक घनत्व बराबर से पदार्थ का घनत्व बटे 4 अंश सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, ठीक है।
अब देखते हैं हम प्रश्न 9 का अथवा। प्रश्न 9 का अथवा है घर्षण को कम करने का कोई 3 उपाय लिखिए। यहाँ पर आपको घर्षण को कम करने के उपाय लिखना है। तो आपने हेडिंग डाला घर्षण को कम करने के उपाय। पहला, जब किसी सतह पर पॉलिश कर दिया जाए तो वे सतह चिकना हो जाता है और घर्षण कम हो जाता है, ये पहला उपाय है। दूसरा, जब तेल यादगिरी सतह पर लगाया जाता है तो घर्षण बल का मान कम हो जाता है। इसी कारण मिट्टी से बनी सड़कों पर चलने के लिए वाहनों में टायर लगाए जाते हैं। ठीक है, टायर में क्या होता है, टायर में घर्षण कम होता है। ठीक है। तीसरा, घर्षण लुब्रिकेंट यूज करके कम कर सकते हैं। ये इसके 3 उपयोग हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिखते जाइए। प्रश्न 10 का अथवा देखिए, हरित लवक के कार्य लिखिए। तो आपको हेडिंग डाला है हरित लवक के कार्य निम्नलिखित है। पहला, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। इनमें ग्लूकोज से मंड, प्रोटीन, वसाएं, विटामिन, हार्मोन्स आदि के निर्माण भी होता है। दूसरा, जल का आयनीकरण एवं CO2 अपचयन के लिए NADPH+H+ की उपलब्धि कराना हरित लवक का ही कार्य है। प्रश्न, ठीक है, इसी का तीसरा पॉइंट देख लीजिए, जल के आयनीकरण से प्राप्त ऑक्सीजन को जीवधारी के लिए श्वसन हेतु उपलब्ध कराना भी हरित लवक का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रश्न 11 का अथवा का देख लीजिए, उत्तोलक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको हेडिंग डालना है उत्तोलक। भौतिकी, यांत्रिकी और यांत्रिकी प्रौद्योगिकी में उत्तोलक या लीवर को एक सरल यंत्र कहा जाता है। उत्तोलक कई रूपों में विद्यमान होता है। अपने सरलतम रूप में यह एक लंबी छड़ हो सकती है जिसके सिरे के पास एक अवलंब लगाकर किसी भारी वस्तु को उठाने में काम ले आता है। उत्तोलक बलघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आम जीवन में उत्तोलक का बहुत ही महत्व है, इसे हर जगह देखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसके उदाहरण है। पहला, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, कैंची, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन। तीसरा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, मुंह का जबड़ा। ठीक है, उत्तोलक मतलब कि किसी चीज़ को उठाने वाला। ठीक है, ये फिर किसी चीज़ को काटने वालों से हम उत्तोलक कह सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न 12, संयुक्त संयोजक बंध की विशेषता लिखी है। तो उत्तर आपको लिखना है, हेडिंग डालना है संयुक्त संयोजक बंध की विशेषता है। पहला, परमाणु के बीच संयुक्त संयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों से बनते हैं। दूसरा, जो परमाणु आपस में बंध बना रहे हैं उनके बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन साझे में भाग लेते हैं। तीसरा, उन साझे के इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। चौथा, संयुक्त संयोजक बंध एकल भी होते हैं, द्वि भी होते हैं और त्रितक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न 13 का अथवा, सरल आवर्त गति की 4 विशेषताएं लिखिए। तो हेडिंग में डालना है आपको सरल आवर्त गति की विशेषताएं। पहला, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो पहला, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। दूसरा, उसका त्वरण शून्य होता है। तीसरा, वेग अधिकतम होता है। चौथा, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। पांचवा, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। वी पॉइंट, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। तीसरा, गतिज ऊर्जा शून्य होती है। चौथा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। और पांचवा, वेग शून्य होता है। प्रश्न 14 का अथवा देखिए, कंपोजिटी कुल के पौधों के सामान्य नाम एवं वानस्पतिक नाम लिखिए। ठीक है, तो उत्तर एक तरफ आपको डालना है पौधों के सामान्य नाम, दूसरी तरफ डालना है आपको वानस्पतिक नाम। कंपोजिटी कुल में क्या कौन कौन से पौधे आते हैं, जो फूल वाले पौधे होते हैं ना, गेंदा, सूरजमुखी। ठीक है, ये जो फूल वाले पौधे होते हैं वे सब आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पौधे का नाम है सूरजमुखी, इसका वानस्पतिक नाम है हेलियन थस एनस। दूसरा, गेंदा, इसका वानस्पतिक नाम टेजेटिस पेटुला। तीसरा, बादशाह पसंद, इसका वानस्पतिक नाम है जीनिया इलेमेंस। चौथा, डहेलिया, इसका वानस्पतिक नाम डहेलिया पिन्नेटा। पांचवा, हजारा, इसका वानस्पतिक नाम कोस्मोस बाइपिन्नेटस। छठवा, गुलदाउदी, इसका वानस्पतिक नाम क्राइसीमियम केरिनेटम। सातवां, एस्टर, इसका वानस्पतिक नाम एस्टर ग्रैंडिफ्लोरस। आठवां, पेपर फ्लावर, इसका वानस्पतिक नाम कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस।
प्रश्न 15 का अथवा में आपको एक सवाल दिया गया है गणित का, इसे आपको सोल्व करना है। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। आपने सबने 10वीं में इसे पढ़कर आए होंगे, ठीक है। कोट स्क्वायर 30 धन कोट स्क्वायर 45 धन कोट स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो उत्तर हल डालना है आपको, ठीक है। आपने लिखे कोट स्क्वायर 30 धन कोट स्क्वायर 45 धन कोट स्क्वायर 60, ठीक है। देखिए कोट 30 का मान होता है, देख बताइए कोट 30 का मान क्या होता है। कोट 30 का मान कर्ण 2 होता है, वर्ग है तो कोष्ठक में वर्ग आ गया, ठीक है, का होल वर्ग। धन कोट 45 का मान कितना होता है, 1, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग गया। कोट 60 का मान होता है 1/3, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया, ठीक है। अब देख लीजिए कर्णी 3, अब हम इसे आगे को और सरल करते हैं, ठीक है, और सरल करते हैं हम। तो कर्णी 3 का वर्ग बोल रहा है, तो कर्णी 3 का वर्ग मतलब कर्णी 3 इंटू कर्णी 3, कर्णी 3 इंटू कर्णी 3 की होती है 3 होती है। एक का वर्ग एक ही होता है, और 1/कर्णी 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/, ठीक है। कर्णी 3 का वर्ग बोले तो कर्णी 3 इंटू कर्णी 3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया 3 धन 1 धन 1/3। अब हम इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, ठीक है, बटे में 3 आ गया, लघुत्तम निकालेंगे हम, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 9 धन 3 धन 1, 9 3 12 12 13, तो इसका उत्तर कितना आ गया 13/3। अब हम प्रश्न 16 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके प्रमुख 4 गुण लिखिए, ठीक है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और इसके आपको 4 गुण लिखना है। गुण या फिर विशेषता भी हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन या विद्युत अणु ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत उप परमाणविक कण है। यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान सबसे छोटे परमाणु से भी 1000 गुना कम होता है। परंपरागत रूप से इसके आवेश को ऋणात्मक माना जाता है और इसका मान मानस वन परमाणु इकाई निर्धारित किया गया है। इस पर 1.6 ई कूलाम परिमाण का ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 9.11 ई 31 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग इतना भाग है। आप इतना इतना लिख लेना, ठीक है। किसी उदासीन परमाणु में विद्युत अणुओं की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। इनकी आंतरिक संरचना ज्ञात नहीं है, इसलिए इसे प्रायः मूलभूत कण माना जाता है। इनकी आंतरिक पृच्छकरण 1/2 होती है, अतः ये फर्मी होते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण जीट्रॉन कहलाता है। द्रव्यमान के अलावा प्रोजीट्रॉन के सारे गुण यथा आवेश इत्यादि इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर होती है तो दोनों पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं एवं 2 फोटॉन उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन की आपको विशेषता या फिर गुण बताना है आगे। इलेक्ट्रॉन की निम्न विशेषता होती है। पहला, इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का एक अनिवार्य घटक है। दूसरा, इस पर ऋणावेश होता है, पॉइंट बनाकर लिखना आपको, ठीक है। तीसरा, इसका विराम द्रव्यमान 9.1 × 10 होता है। चौथा, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। पांचवा, इलेक्ट्रॉन को ई या ई की घात 0 से प्रदर्शित करते हैं। आपका प्रश्न 16 खत्म हो गया। अब हम देखेंगे इसका प्रश्न 17, ठीक है। प्रश्न 17 में आपको बोल रहा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला, टिंडल प्रभाव, दूसरा ब्राउनी गति, तीसरा विद्युत कण, ठीक है, विद्युत कण नहीं है, विद्युत कण संचलन नहीं है। आपको सिर्फ लिखना है टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, ठीक है। तो देखिए हम इसका उत्तर डालेंगे। पहला लिखेंगे हम टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग अदृश्य रहता है, परंतु जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन में से प्रवेश करती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का पथ प्रदीप्त हो जाता है और एक चमकीले शंकु के रूप में दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आपको नीचे ऐसा चित्र बनाना है, ठीक है। ये देख लीजिए चित्र बनाना आपको, इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है, ठीक है। देख लीजिए यह एक क्या है, इसमें क्या है वास्तविक विलयन है, ठीक है। इसमें से क्या प्रकाश की किरण गुजर रही है, ठीक है। इसके अंदर कोलाइडी विलयन है, ये अंधेरा, ठीक है। और ये घटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। दूसरा, ब्राउनी गति। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण अति सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है तो कोलाइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े गति करते हुए दिखाई देते हैं। ये कण सदैव तीव्र गति से चलते रहते हैं। कोलाइडी कणों का निरंतर और तीव्र अनियमित गति ब्राउनी गति कहलाती है। इस गति के निरीक्षण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। इसमें आपको चित्र बनाना है, ठीक है। इसमें विलयन है, ठीक है,
और ये देखिए टेढ़े मेढ़े क्या है, जिगजैग है, आड़ी टेढ़ी आ रहा है, ठीक है, आड़ी टेढ़ी आ रहा है, ठीक है, इसे जिगजैग गति भी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 18 आखिरी आपका क्वेश्चन है, स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण से लाभ लिखिए। तो स्वपरागण जिसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के बढ़ती कागर पर पहुंचते हैं, स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण के आपको लाभ बताना है, ये सरल होता है। दूसरा, परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं अतः इनकी कम संख्या में आवश्यकता होती है। तीसरा, पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, हानिकारक जीन जाति में नहीं आते। चौथा, पुष्प को मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों ये आपका पूरा पेपर सोल्व हो चुका है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बचे हैं जिसे मैं अपने अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। यदि आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।